फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। आपने जिस व्यक्ति को प्लान दिखाया है उस व्यक्ति से आपने दोबारा मिलना है, 48 आवर्स के अंदर अंदर मिलना है। हम जितना भी काम हम बेसिक क्यों कर रहे हैं, ये जो पॉइंट अब तक हमने फॉलो किए हैं, चाहे हमने प्रोडक्ट यूज़ किया है, लिस्ट बनाई है, कॉन्टेक्ट किया है, प्लान दिखाया है, ये इसलिए किया है ताकि हम सामने वाले व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट दे सकें या हम उसे अपने बिजनेस में ज्वाइन कर सकें। ये हमारा मकसद रहा है मेन। सो अब समय आ गया है जिस मकसद के लिए हम बेसिक्स फॉलो कर रहे हैं उसका परिणाम लेने का, यानी या तो प्रोडक्ट सेल करने का या सामने वाले व्यक्ति को अपने नेटवर्क में ज्वाइन करवाने का। एक कहावत है, पुरस्कार प्रयासों को नहीं मिलते, परिणामों को मिलते हैं। अगर आप अपने प्रयासों को परिणामों में कन्वर्ट कर पाए, रिजल्ट में उनको तब्दील कर पाए, तो ही आपको रिवार्ड्स मिलेंगे, तो ही आपको बेनिफिट होता है। सो जो भी हमने अब तक एक्टिविटीज़ की है वो इसलिए की है कि हम सामने वाले व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट सेल करें। हम इसमें विस्तार से बातचीत करते हैं। जब भी हम लोग फॉलोअप करें, सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम लोग फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, सो फॉलोअप को हम लोग क्वेश्चन हैंडलिंग भी कहते हैं। रिसर्च ये कहती है कि 10% लोग प्लान देखने के बाद प्रोडक्ट लेते हैं या ज्वाइन करते हैं, लेकिन 90% लोग तब ज्वाइन करते हैं जब उनको फॉलोअप किया जाता है, जब उनसे दोबारा मिला जाता है। सो फॉलोअप को हम लोग क्वेश्चन हैंडलिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन हैंडलिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके सामने और उन क्वेश्चंस को आपने सही से हैंडल किया, सही से उनका रिप्लाई दिया, तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में जुड़ जाएगा। फॉलोअप कब करना है? फॉलोअप के जनरली हम लोग 5 फॉलोअप की बात करते हैं कि 5 बार आपको आइडियली आपको फॉलो करना चाहिए। पहला फॉलोअप कब करना है? पहला फॉलोअप प्लान दिखाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया, उसके तुरंत बाद भी आप फॉलोअप कर सकते हैं। अगर उस समय सामने वाला व्यक्ति आपके साथ आपके बात से सहमत नहीं है, आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, तो आपने उस समय एक अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है दोबारा मिलने की, और वो जो अपॉइंटमेंट है वो 48 घंटे के अंदर होनी चाहिए। इसलिए हम इसे कहते हैं फॉलोअप विद इन 48 आवर्स। इसके पीछे बहुत सारी साइंस है, हम लोग उस साइंस में नहीं जाएंगे। बस आपने ये याद रखना है कि अगर आपने किसी को प्लान दिखाया तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपने उस व्यक्ति से दोबारा संपर्क करना है। संपर्क करें, फॉलोअप आपका कंफर्म बुक हो। उसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका ये हो सकता है कि जब आपने उसको प्लान दिखाया उस समय आप फॉलोअप किट एक रखें अपने पास में, जिसमें कुछ लिटरेचर हो, कुछ बुक्स हो, प्रोडक्ट कैटलॉग हो सकता है, वो वहाँ पे आप छोड़िए उस नए साथी के पास में, और आप कहिए कि ये आप देखिए, और प्रमोशन के साथ में वो चीज़ें वहाँ पे छोड़ के आइए, और आप उनसे समय लीजिए कि मैं अभी तो थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं दोबारा आपसे मिलूँगा, तो बताइए कल हम लोग मिलें या परसों मिलें। 2 ऑप्शन देके 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने दोबारा फॉलोअप वहीं पर बुक कर लेना है। आप 48 आवर्स के बाद में मिले और उसके बाद में भी व्यक्ति अगर निर्णय नहीं ले पा रहा है तो आप परेशान मत होइए। अभी आपने 3 फॉलोअप और करने हैं, टोटल 5 फॉलोअप बताया गया है कि 5 फॉलोअप तक आपको करना चाहिए। आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं फॉलोअप में, या तो आप प्रोडक्ट सेल करके आएंगे, उसका KYC लेके आएंगे, या नेक्स्ट कब मिलना है वो अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम लेके आएंगे। दोनों में से एक चीज़ वापसी में आपके पास में होनी चाहिए। सो इस प्रकार से हम 5 फॉलोअप कर सकते हैं। जब हम लोग फॉलोअप करेंगे, फॉलोअप करते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट है हैव पेशेंस। आपने धैर्य के साथ में बातचीत करनी है, उतावलापन मत दिखाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। अक्सर जल्दबाजी में चीज़ें खराब हो जाती हैं। सो आप आराम से मिलिए, बातचीत कीजिए, पेशेंस रखिए अपनी बातचीत में। बी एंथुसियास्टिक, उत्साह में रहिए, एक्साइटमेंट में रहिए। आपको बोर नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है कि आप तीसरे या चौथे फॉलोअप में जा रहे हैं और बंदा जो है बहुत पकाऊ है, बहुत सारे प्रश्न करता है, बहुत सारी क्वेरी करता है, बहुत नेगेटिव सी नेचर का है। सो आप जब भी मिले उत्साह में रहिए, क्योंकि एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। अगर आप अपने एंथुजियाज्म को, अपने उत्साह को सामने वाले व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकते हैं तो आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सो वो उत्साह आपका हमेशा बना रहना चाहिए। डू नॉट ओवर कमिट।
आप जब फॉलोअप के लिए जाएं, कोई भी ओवर कमिटमेंट मत कीजिए, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में है, चाहे आप उसको किस प्रकार की सर्विसेज देंगे उसके बारे में है। ओवर कमिटमेंट करना मॉरली भी ठीक नहीं है, और अगर आपने कुछ मॉरल का ओवर कमिटमेंट किया और आप पूरा नहीं कर पाए तो वो आपके बिजनेस को कोलैप्स करने वाली चीज़ बन जाती है। तो फोर्थ पॉइंट इज बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए, ईमानदारी से बातचीत कीजिए, जिस प्रोडक्ट के जो परिणाम है वही परिणाम बताइए। और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये हज़ारों साल पहले से रही है और ये आज भी वैसे ही काम करती है। इस दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े सेल्स प्रोफेशनल्स हुए हैं, जो कामयाब नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स हुए हैं, उनकी एक खूबी मिलेगी, वो हमेशा ऑनेस्ट रहे हैं, उन्होंने ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से लोगों के साथ में बातचीत की। डू नॉट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आप फॉलोअप के टाइम में कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस मत पूछिए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि तो सर आपको प्लान कैसा लगा, तो इसका वो कुछ भी जवाब दे सकता है। या आप कहते हैं कि तो फिर आपका क्या इरादा है। वही प्रश्न पूछिए जिनका रिप्लाई आपको पहले से ही मालूम है कि ये रिप्लाई आ सकता है। फॉर एग्जांपल, आप ये पूछ सकते हैं कि सर मैंने आपको 3 प्रोडक्ट के बारे में बताया, इन 3 में से आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, तो शायद वो तीनों में से एक आपके सामने रखेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछिए जिनका पहले से ही उत्तर निर्धारित है। आपकी सीनियर अपलाइन इस बारे में आपकी सहायता करेगी। डू नॉट बी इमोशनल, जब आप फॉलोअप में जाते हैं इमोशनल मत बनिए, भावुक मत बनिए कि वो आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, वो आपकी बात नहीं मान रहा है और आप तो इतनी उससे उम्मीद रखते थे। तो इमोशनल मत बनिए, ये जस्ट आपका एक काम है, आप अपना काम करने के लिए गए, आपके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है जिन लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए, और अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं है तो शायद वो आपकी इस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहा है, तो उसमें भावुक मत होइए। डू नॉट आर्ग्यू, बहस मत कीजिए, आर्गुमेंट में मत जाइए। हमारा मकसद किसी व्यक्ति को हराना नहीं है, हम कोई कोर्ट में नहीं है कि हम दलील दे के सामने वाले को हराएंगे। हमारा मकसद है सामने वाले व्यक्ति को बिजनेस में लेना या उसको प्रोडक्ट देने जिससे उसकी हेल्थ बेटर रहे। अगर सामने वाला कैसा भी प्रश्न पूछ रहा है, वो प्रश्न बचकाना हो सकता है, वो बेवकूफ़ी वाला प्रश्न होता है, तो आपने उसका मजाक नहीं उड़ाना है, आपने आर्गुमेंट करने से हमेशा बचना है, क्योंकि आर्गुमेंट में आप जीत जाएंगे तो आपका जो परिणाम है, आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपका पूरा नहीं होने वाला है। हैव ए प्रॉपर बिजनेस किट, आपके पास में एक प्रॉपर बिजनेस की किट होनी चाहिए, एक प्रॉपर आपके पास में बैग होना चाहिए, जिस बैग में सारे टेस्टिमोनियल्स हों, आपके पास में प्रोडक्ट हों, आपके पास में लिटरेचर हों, वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए जब आप फॉलोअप करने के लिए जाए। नेक्स्ट पार्ट है फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स स्टेटमेंट्स। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो एक तरह की स्टेटमेंट्स आपको मिलने वाली हैं, उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। अगर ऐसी ऐसी बातें लोग आपसे पूछते हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसी ही बातें सामने वाले लोग करने वाले हैं। क्या स्टेटमेंट्स होंगी? लोग कहेंगे आई डोंट हैव मनी, मेरे पास में 100 रुपया भी नहीं है सामान खरीदने का। आपको मालूम है उनके पास में पैसा है और वो बहुत सारा पैसा ऐसे ही उड़ा देते हैं, लेकिन आपने उससे आर्ग्यू नहीं करना है, आपने पेशेंस के साथ में बातचीत करनी, उसको आगे बढ़ाना है अपने तरीके से। लेकिन ये मान के चलिए कि लोग ऐसे ही स्टेटमेंट आपके सामने देंगे, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास में समय नहीं है बिल्कुल भी। लोग ऐसा बोलेंगे, आपने ये नहीं कहना है कि आपके पास में तो बहुत सारे समय है, जब इतना व्यस्त होने के बावजूद मैं टाइम निकाल सकता हूँ तो आप भी निकाल सकते हैं। बस आपने प्रिपेयर रहना है कि ऐसा सवाल आए तो कोई बड़ी बात नहीं हुई आपके सामने। आई विल गेट बैक टू यू, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं आपको सोच के बताऊंगा, मैं वापस आपको फ़ोन करूंगा, तो ऐसे भी आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे। लोग कहेंगे प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, जो सामान है वो बहुत महंगा है, इतना महंगा सामान मैं नहीं खरीद सकता। लोग ऐसा कहेंगे, हालांकि उनको प्रोडक्ट की शायद उतनी नॉलेज नहीं है कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे निकाली जा सकती है, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे आई कांट सेल, मैं बेच नहीं सकता हूं, ये बेचने वाला काम मुझे दिखता है, ऐसा लोग आपको कहेंगे। कुछ लोग कहेंगे इज इट ए पिरामिड स्कीम और स्कैम और मनी सर्कुलेशन कंपनी, लोग ऐसा भी बोलेंगे, वो आपको ऐसा एहसास कराएंगे कि जैसे आप बहुत गलत काम में हैं।
लोग आपको ये भी बोलेंगे कि मैं मेंबर नहीं बना सकता, ये मेंबर बनाने का काम नहीं मेरे से होगा, बाकी सब कुछ ठीक है, आपका प्रोडक्ट ठीक है, सब कुछ बढ़िया, मैं सब कुछ मान रहा हूँ, लेकिन ये जो लोगों को जोड़ने वाला काम है ये मेरे से नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे, सीधा बोलेंगे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऐसे कामों के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो ये इस प्रकार की जो स्टेटमेंट हैं ये आपको मिलने वाली हैं, इसके लिए प्रिपेयर रहिए। हर स्टेटमेंट का कैसे आपको रिप्लाई करना है वो हम आगे के सेशन में बताएंगे, लेकिन ये सोचिए, प्रिपेयर रहिए हमेशा इस चीज़ के लिए कि इस प्रकार की स्टेटमेंट आपके सामने आने वाली है। अब इन स्टेटमेंट्स का जवाब कैसे देना है, हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस। क्वेश्चन हैंडलिंग की मैं कुछ टेक्निक्स आपको बताऊंगा, लेकिन उनमें जो सबसे पावरफुल टेक्निक है जिसको मैं बहुत इस्तेमाल करता हूं, और ऐसा लोग कहते हैं कि मेरा लोगों के साथ में व्यवहार थोड़ा एवरेज रहता है, ठीक ठाक रहता है। अगर वो रहता है तो इसलिए रहता है क्योंकि मैं एक टेक्निक का बहुत इस्तेमाल करता हूं, और वो टेक्निक है यूज़ फील फेल्ट फाउंड टेक्निक। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। फील फेल्ट फाउंड टेक्निक ये बताती है कि सामने वाला कोई भी स्टेटमेंट दे या कोई भी क्वेश्चन आपसे करता है तो आपने उसका विरोध नहीं करना है, आपने उसकी बात से सहमति जतानी है, फील करना है, महसूस करना है उसकी बात को कि यस यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। अगर सामने वाले ने कहा कि मेरे पास में पैसा नहीं है, तो आपने क्या कहना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मेरा भी यही मानना था। जब मेरे सामने ये बिजनेस रखा गया और मुझे कहा गया कि आप ये पेस्ट लीजिए 40 रुपए का, तो मैंने कहा था कि सर मेरे पास तो 40 रुपए भी नहीं है। तो आपने फील करना है। सामने वाला कहता है मेरे पास में टाइम नहीं है, तो आपने कहना बिल्कुल सही कहा सर आपने, मुझे भी ऐसा लगता था मेरे पास में टाइम नहीं है, और मेरे पास टाइम था भी नहीं सर। कुछ भी सामने वाला व्यक्ति बोलता है, वो कहता है कि क्या ये स्कीम है, तो आपने कहना आपने बिल्कुल सही बात की है सर, मुझे भी ऐसे ही लगता था इन सब चीज़ों को लेके ये स्कीम है। सो सबसे पहले वो कुछ भी बोले, आपकी पहली लाइन ये होनी चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा सर, मैं भी ऐसा ही सोचता था, और कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते थे। फेल्ट ये है, सामने वाले ने कहा कि मेरे पास में पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, आप कहिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पास में पैसे नहीं और मेरे पास में पैसे थे भी नहीं, फिर मैंने ये देखा कि ये मेरे पास में जब अपॉर्चुनिटी है और इसमें मैं अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, ये प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, एक ही तो प्रोडक्ट लेना है, और अगर वो अच्छा लगेगा तो मैं दूसरे प्रोडक्ट लेके अगर इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में बनाऊंगा, तो मैंने ये फाउंड कि मेरी पैसों की समस्या ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो सकती है। सो ये बेहतरीन टेक्निक है। फील पहले उसके साथ में रिलेट करना है, फेल्ट फिर आपने ये कहना है कि फिर मैंने गहराई में गया, मैंने तथ्यों में मैं गया, लॉजिक्स मैंने देखे, लॉजिक्स आप दीजिए फेल्ट में, और फाउंड, फिर फाइनली आपने पाया कि मेरी उस समस्या का समाधान यहीं से निकल सकता है। नेटवर्क में भी जब आपके सामने लोग मिलते हैं, वो कोई भी सजेशन लेके आए, कुछ भी आपसे बोलें, तो आप वहाँ पे भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसको करता हूँ। सेकंड जो तरीका है क्वेश्चन हैंडल करने का, वो है शेयर ऑथेंटिक डाटा। आपके पास में कुछ ऑथेंटिक आंकड़े होने चाहिए, डाटा होना चाहिए। अगर वो डाटा आप शेयर करते हैं सामने वाले व्यक्ति से, तो सामने वाला व्यक्ति उस डाटा से, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो डाटा है उससे वो प्रभावित होता है, वो हमारी बात से प्रभावित नहीं होता। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम सेकंड पार्टी हैं, सामने वाला फर्स्ट पार्टी है, और फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी में कहीं ना कहीं एक ईगो क्लैश होता है। लेकिन जब हम कोई थर्ड पार्टी लेके आते हैं बीच में, कोई तीसरा व्यक्ति बता रहा होता है, सो अब ईगो क्लैश नहीं होता है और तीसरे व्यक्ति की बात जल्दी समझ में आती है। सो आप डाटा शेयर कीजिए। जब आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो आप बताइए कि सर डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्लोबल टर्नओवर है वो लगभग $1,90,000 मिलियन का था 2018 में, और इतना बड़ा जो ये नेटवर्क है, इतना बड़ा जो टर्नओवर है, इस टर्नओवर में सबसे ज़्यादा $35,000 मिलियन अमेरिका का है, और हिंदुस्तान की भागीदारी मात्र $1,518 मिलियन की है। सो अगर हम ये डाटा देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत उज्जवल भविष्य है। और ये जो डाटा मैं आपको शेयर कर रहा हूं सर, ये
वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के आंकड़े हैं और wfdsa.org ये इसकी वेबसाइट है, आप इस पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। सो जब आप इस प्रकार से उस डाटा का सोर्स उसको बताते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उस थर्ड पार्टी से बेटर तरीके से समझ सकता है। सो ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, स्पेशली जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा एजुकेटेड लोग हैं, डाटाज में बात करते हैं, डाटाज की भाषा समझते हैं, उनसे आप इस तरीके से अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। तीसरी टेक्निक है आंसर क्वेश्चंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस। बहुत बार सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ सवाल पूछेगा और आप याद रखिए हर सवाल का आप जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत बार उस सवाल में से एक सवाल पूछना भी एक जवाब हो सकता है, हर जगह अप्लाई नहीं होगा। इसको आपने थोड़ा इंटेलिजेंट तरीके से कॉमन सेंस यूज़ करते हुए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस में नए हैं और एक सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि आपको इस बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है और आपने भी शुरुआत की है, तो आपको लगता है कि आप ये बताएंगे कि मुझे अभी कुछ नहीं आया, तो सामने वाला नेगेटिव हो जाएगा और वो ये कहे कि यार ये इसमें कुछ आता जाता नहीं है, ये तो ऐसे ही काम होते हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि सर मैंने तो अभी शुरू किया है, लेकिन हमारे बिजनेस में 500 रुपये से लेके 50 लाख रुपया महीने कमाने वाले लोग हैं। आप बताइए आप कितना रुपया महीना कमाना चाहेंगे। ये क्वेश्चन में आपने एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इस प्रकार बहुत सारे, वो आपने डिसाइड करना पड़ेगा कि इस टेक्निक का आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी और बहुत पावरफुल टेक्निक है। नेक्स्ट जो टेक्निक है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन हैंडलिंग में, और वो है कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चंस। सामने वाला जो प्रश्न पूछ रहा है उस प्रश्न के बाद में आप तुरंत जवाब मत दीजिए, थोड़ी देर सोचिए और बोलिए कि सर आपका जो प्रश्न है ये बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न है, इतना इंटेलिजेंट प्रश्न मेरे सामने किसी से नहीं पूछा। आप उसके क्वेश्चन को अगर कॉम्प्लीमेंट देंगे, उसको अच्छा मानेंगे, तो शायद वो आपके रिप्लाई को भी वो अच्छा मानेगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको पसंद करेगा तो फिर शायद वो आपके जवाब को भी पसंद करेगा, आपके प्रोडक्ट को भी पसंद करेगा, आपको आपकी कंपनी को भी पसंद करेगा। एक कोटेशन है, इफ़ यू कैन सेल योर सेल्फ यू कैन सेल एवरीथिंग। आप अपने आप को बेचिए, मीन्स आप अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कीजिए। नेक्स्ट जो टेक्निक है ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, आंसर क्वेश्चंस विद टूल्स। सामने वाला जब भी कोई प्रश्न पूछता है आप टूल्स की सहायता से उसका जवाब दीजिए। फॉर एग्जांपल, सामने वाला पूछता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में मुझे डाउट है, आपकी क्वालिटी कैसी है, तो आपके पास में कोई टेस्टिमोनियल है, 1 मिनट का छोटा सा वीडियो है, वो दिखाइए। आपके पास लिटरेचर में कोई टेस्टिमोनियल है, वो उसको पढ़ाइए। इस प्रकार से आप लिटरेचर का यूज़ कर सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति कोई प्रश्न कहता है कि क्या इस बिज़नेस में लोग ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं, तो आप कहिए कि सर बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम रहता है हर संडे को सुबह 11 बजे, और वो प्रीमियर प्रोग्राम रहता है यूट्यूब के ऊपर में, हमारा चैनल है, तो मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा, आपको रिमाइंडर करवाऊंगा। उस प्रोग्राम को अगर आप अटेंड करेंगे, सर आपके इस प्रश्न का जवाब वहाँ पे मिल जाएगा। आपने जो प्रश्न पूछा है मैं शायद उसका जवाब नहीं दे सकता। सो जो हमारे टूल्स हैं, ऑडियो हैं, वीडियोज़ हैं, वेबसाइट है, अप्लायंस के नाम हैं, ये जितने भी सारे लोग हैं इनको आप टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके माध्यम से आप रिप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार आप सामने वाले व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब देंगे, उसकी ईगो को ठेस पहुंचाए बिना। अब टाइम आ गया है, फाइनल टाइम है सेल क्लोजिंग, यानी जो अब तक आपने किया है उसका परिणाम आपको मिले। आपने जो बेसिक्स किए हैं इससे पहले 4, और या फॉलोअप में भी जो इतने सारे स्टेप्स आपने किए हैं, इसलिए किए हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या उसको बिजनेस में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। इसके लिए मैं कुछ टेक्निक आपको बताना चाहता हूं। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। ये अगर आपने अपने बिजनेस में अप्लाई कर लिया और आपने अपनी टीम को अगर ये टेक्निक सिखा दी, तो फिर आपके परिणाम जो हैं वो कई गुना बढ़ने वाले हैं। इनमें एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं ट्रायल क्लोज। ट्रायल क्लोज का मतलब ये है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन के बीच में ही आप ये चेक करते हैं कि सामने वाला आपके प्रोजेक्ट को
कितनी गंभीरता से ले रहा है और वो आपके प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। उसके लिए मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। 2010 में जब मैं एक कार खरीदने वाला था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं या तो मर्सिडीज़ खरीदूंगा या मैं ऑडी खरीदूंगा, और उन दोनों में से मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि कौन सी लेनी चाहिए। और मैं चला गया दोनों के शोरूम में, मैंने दोनों के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे उनसे बातचीत की। मैंने बाहर रोड पे किसी एक ऐसे रोड पे जहाँ पे ट्रैफिक नहीं था, दोनों गाड़ियों को बुलाया टेस्ट ड्राइव के लिए। तो वो दोनों जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे वहाँ पे आ गए। उन दोनों को मालूम चल गया कि मैं कहीं ना कहीं दोनों का कंपटीशन करवा रहा हूँ। और फिर फाइनली मैंने कहा कि चलो ठीक है, टेस्ट ड्राइव हो गया है, अब मैं शोरूम पे चलते हैं और हम लोग बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑडी के शोरूम में गया और एग्जीक्यूटिव से बोला कि गाड़ी तो आपकी ठीक है, लेकिन यार मैंने तो है ना मर्सिडीज़ लेनी है। मर्सिडीज़ के ये फीचर हैं, मर्सिडीज़ इतना बड़ा ब्रांड है, मेरा ड्रीम रहा है कि मैंने मर्सिडीज़ लेनी है, तो मैं तो मर्सिडीज़ लेना चाहता हूँ। तो ऑडी वाले ने ऑडी के फीचर बताए कि नहीं सर, ऑडी में ये फ़ायदा है, ये है, नए ज़माने की गाड़ी है, ये टेक्निक है, ये मर्सिडीज़ में नहीं है, ये ऑडी में है, और वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बताई। फिर मैंने कहा कि चलिए ठीक है, मैं एक बार मर्सिडीज़ में भी जाना चाहूँगा और मैं आपको वापस मिलता हूँ। फिर मैं मर्सिडीज़ में गया और मर्सिडीज़ में जाके जो उन्होंने प्लस पॉइंट बताए थे ऑडी के, वो मैंने बताया कि यार ऑडी में तो ये फ़ायदे हैं और मर्सिडीज़ में ये प्रॉब्लम्स है, ये तो पुराने ज़माने की गाड़ी है। सो जो मर्सिडीज़ का सेल्स एग्जीक्यूटिव था, ही वॉज ए इंटेलिजेंट पर्सन, और उसने ट्रायल क्लोज को इस्तेमाल किया। जब मैं उसको इस चीज़ में उलझा रहा था, कंपैरिजन करवा रहा था कि ऑडी बेटर है मर्सिडीज़ से, उसने मुझे कहा हंसते हुए कि सर ये तो हम आपको कन्विंस करेंगे कि मर्सिडीज़ क्यों बेटर है, ये तो मैं आपको कन्विंस कर दूंगा, डोंट वरी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आप मर्सिडीज़ लेंगे तो आपको कौन सा कलर पसंद है। तो मैंने पूछा कौन कौन से कलर आते हैं आपके यहाँ पे, तो उन्होंने कई सारे कलर दिखाए। और शोरूम में गाड़ी खड़ी थी, वो बोला कि एक ये भी कलर है सर, ये सबसे ज़्यादा बिकता है। मैंने कहा हाँ ये कलर लगता तो मुझे भी अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि सर 90% लोग यही कलर खरीदते हैं। और ऐसे करते करते वो कब मुझे ऑडी से निकाल के मर्सिडीज़ में लेके आया और 40 लाख रुपए का चेक मेरे से लेके कब चला गया मुझे मालूम नहीं चला। वो ट्रायल क्लोज थी उनकी कि उन्होंने जहाँ मैं इंटेलिजेंट बन के उसको उलझा रहा था, वो ऐसे निकाला उसने और निकाल के वो मेरे से सेल क्लोज करके चला गया। तो आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, सामने वाले का इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं, बीच में उसको जहाँ पे वो उलझा हुआ है उससे बाहर निकाल के दूसरी दिशा में आप डाइवर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है, लेकिन जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो सेल क्लोजिंग टेक्निक है वो है बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। बेन फ्रैंकलिन ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है, और बेन फ्रैंकलिन का आइडिया ये कहता है कि जब आप सामने वाले व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज है, उसको लगता है कि यार लूँ नहीं लूँ, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, उस समय आप क्या कीजिए, एक पेपर लीजिए, पेपर में एक लाइन लगाइए, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और एक साइड में लिखिए फ़ायदे और दूसरी साइड में लिखिए नुकसान, कि अगर वो प्रोडक्ट लेता है तो उसको क्या क्या फ़ायदे होंगे, अगर वो प्रोडक्ट नहीं लेता है तो उसको क्या नुकसान होंगे। यानी अगर वो प्रोडक्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल उसने 1000 रुपये का प्रोडक्ट लिया तो उसको क्या क्या फ़ायदे हो जाएंगे, और 1000 रुपये का जो प्रोडक्ट लिया है वो प्रोडक्ट लेने से उसको नुकसान क्या हो जाएगा, या अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो क्या क्या फ़ायदे हो जाएंगे, अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो नुकसान क्या हो जाएगा उससे। तो बेन फ्रैंकलिन ये कहते हैं कि जब आप पेपर के ऊपर में सामने वाले को नंबर्स के साथ में बताते हैं कि देखिए आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको बाज़ार से थोड़ा कम रेट में मिलेंगे और इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, तीसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इसको रिटेल करेंगे तो आपको एक रिटेल मार्जिन मिलेगा, चौथा बेनिफिट ये होगा कि आप इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जब आप फ़ायदे की लिस्ट गिनाएंगे तो वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, और जब नुकसान की लिस्ट गिनाएंगे तो नुकसान शायद कुछ होगा नहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि भाई ये 1000 रुपये के प्रोडक्ट जो हैं ये ख़राब निकल गए और आपको 1000 रुपये का नुकसान होगा तो बस यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब आप पेपर पे किसी व्यक्ति को ये बताते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को निर्णय लेने में आसानी होती है और उसको लगता है कि यार प्रॉफिट ज़्यादा है, फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान तो बहुत कम है, और इतना चलो मान लिया नुकसान हो भी जाएगा तो मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। सो ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत पुरानी टेक्निक है लेकिन आज भी काम करती है। तीसरी जो टेक्निक है उससे हम कहते हैं पॉइंटेड क्लोजिंग।
पॉइंटेड क्लोजिंग थोड़ी सी एग्रेसिव क्लोजिंग है, और इस क्लोजिंग में आप ये करते हैं कि सामने वाले को आपने प्लान दिखाया और प्लान दिखाते दिखाते आपने प्लान ख़त्म होने के बाद में तुरंत फॉलोअप किया और आपने पॉइंटेड क्लोज इस प्रकार से आप करेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर देखिए ये हमारा प्लान था, बेहतरीन प्लान है और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ये अच्छा लगा होगा। बस मुझे आपके सर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ आपका एक आधार कार्ड चाहिए सर, आपका एक बैंक का आपका अकाउंट की डिटेल चाहिए सर, तो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स आप चाहिए, यानी आप सीधा पॉइंट पे आ गए, पॉइंटेड क्लोजिंग। सो ये भी थोड़ा सा आपने डिपेंड करता है कि आप कहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपने देखना पड़ेगा, कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति पे आप कौन सी सेल क्लोजिंग की टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी जो टेक्निक है वो है कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज में ये रहता है, देखिए सामने वाला व्यक्ति चाहे 100 रुपये का प्रोडक्ट ले या 10,000 रुपये का प्रोडक्ट ले, वो कहीं ना कहीं डाउटफुल है कि मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं लुटपिट तो नहीं जाऊंगा। तो उस प्रकार का एक नेचुरल एक वो डाउट क्रिएट होता है जब हम भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास में भी हमारी भी यही स्थिति होती है। सो यहाँ पे आप कंडीशनल क्लोजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशनल क्लोजिंग कैसे, आप ये कह सकते हैं कि सर ये प्रोडक्ट आप रखिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो मैं 2 दिन के बाद मैं दोबारा आपसे मिलूंगा, उस समय आप ये प्रोडक्ट मुझे वापस दे दीजिएगा और मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा आपको। तो ये कंडीशनल क्लोजिंग है। आपने प्रोडक्ट दिया, इस कंडीशन पे दिया कि अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो आप वापस ले लेंगे। सो सामने वाला फिर आपके साथ आपका प्रोडक्ट ले लेता है। और जो लास्ट टेक्निक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और डायरेक्ट सेलिंग में स्पेशली हम लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते थे, मैं बहुत इस्तेमाल करता था, और इस टेक्निक को कहते हैं डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी क्लोज। यानी हम सामने वाले को ये बताते हैं कि अगर आज आप मेरे साथ में जुड़ गए तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, और वो फ़ायदा क्या होगा। शायद आपने पहले कुछ लोगों से बातचीत कर रखी है, वो लोग ऑलमोस्ट तैयार हैं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना KYC नहीं दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर मेरी एक व्यक्ति से बात हो रखी है, उसने ज्वाइन करना है, उसके KYC मेरे पास में भी आने वाले हैं। आप अगर इसी समय मुझे अपना KYC दे देंगे तो उस व्यक्ति को मैंने स्पॉन्सर करना है, उसको मैं आपके नीचे स्पॉन्सर कर सकता हूं। ये एक टेक्निक है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और इस मामले में स्पेशली पर्टिकुलर इस टेक्निक में आप अपने अपलाइन से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। सो ये जो टेक्निक है सेल क्लोजिंग की टेक्निक, ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। लोग 10 रुपये का प्रोडक्ट बेचते हैं या 10 करोड़ का प्रोडक्ट बेचते हैं, इन टेक्निक में से किसी न किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने अगर आज बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों का किसी न किसी रूप में मैंने इस्तेमाल किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक्स अच्छी लगी होंगी, और कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है लेकिन अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया है, आप उसको व्यवहार में नहीं लेके आ रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए व्यर्थ हो जाती हैं। सो इन टेक्निक को आप अप्लाई कीजिए, अपनी टीम में इसके बारे में बातचीत कीजिए।